शेयरों में स्पेक्यूलेशन कभी नहीं मिटेंगी। यह डिजायरेबल नहीं है कि यह होना चाहिए। इसके खतरों के रूप में चेतावनियों द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है। आप लोगों को गलत अनुमान लगाने से नहीं रोक सकते, चाहे वे कितने भी सक्षम या कितने भी अनुभवी क्यों न हो। सावधानी से रखी गई योजना विफल हो जाएगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड और यहाँ तक कि अनएक्सपेक्टेबल भी घटित होगा। डिजास्टर नेचर के प्रकोप से या मौसम से, आपके अपने लालच से या किसी मनुष्य के अहंकार से आ सकती है, भय से या अनकंट्रोल्ड आशा से। लेकिन इसके अलावा, जिसे कोई अपना नेचुरल एनिमीज कह सकता है, शेयरों में एक स्पेक्यूलेटर को कुछ प्रैक्टिसेस या दुर्व्यवहारों से जूझना पड़ता है जो नैतिक रूप से और साथ ही कमर्शियल रूप से अक्षम्य है। जैसा कि मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और विचार करता हूं कि 25 साल पहले जब मैं पहली बार वॉल स्ट्रीट आया था तो आम प्रैक्टिसेस क्या थी, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि सुधार के लिए कई बदलाव हुए हैं। पुराने जमाने की बकेट की दुकानें चली गई हैं। हालांकि ब्रोकरेज घर अभी भी उन पुरुषों और महिलाओं की कीमत पर प्रॉस्परस हैं जो जल्दी अमीर होने का खेल खेलते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज न केवल इन बाहरी धोखेबाजों को पकड़ने के लिए एक्सलेंट वर्क कर रहा है, बल्कि अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा अपने नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दे रहा है। कई अच्छे नियम और रिस्ट्रिक्शंस अब सख्ती से लागू किए गए हैं, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। कुछ अब्यूसेस की परसिस्टेंस के लिए एथिकल इंडिफरेंस के बजाय वॉल स्ट्रीट की सहज रूढ़िवादिता को दोष देना है। प्रॉफिटेबल स्टॉक स्पेक्यूलेशन हमेशा से कठिन रहा है, यह हर दिन और भी कठिन होता जा रहा है। यह बहुत पहले नहीं था जब एक रील ट्रेडर को सूची में प्रैक्टिकल रूप से हर एक स्टॉक का अच्छा काम करने का ज्ञान हो सकता था। 1901 में जब जेपी मॉर्गन ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन को निकाला, जो केवल कम कंसोलिडेशन का एक कंसोलिडेशन था, जिनमें से मोस्ट 2 साल से कम पुराने थे, स्टॉक एक्सचेंज की सूची में 275 स्टॉक थे और इसके अनलिस्टेड डिपार्टमेंट में लगभग 100 थे। और इसमें बहुत कुछ शामिल था जिसके बारे में एक आदमी को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वे छोटे इश्यूज थे या माइनॉरिटी या गारंटीड स्टॉक होने के कारण इनएक्टिव थे और इसलिए स्पेक्यूलेटिव अट्रैक्शन में कमी थी। वास्तव में भारी बहुमत ऐसे स्टॉक थे जिनमें सालों से बिक्री नहीं हुई थी। आज रेगुलर लिस्ट में लगभग 900 स्टॉक है और हमारे हाल के एक्टिव मार्केट्स में लगभग 600 अलग-अलग इशू का ट्रेडेड किया गया था। इसके अलावा पुराने ग्रुप्स या शेयरों के क्लासेस का ट्रैक रखना आसान था। वे न केवल कम थे, बल्कि कैपिटलाइजेशन छोटा था और एक ट्रेडर को जिस खबर की तलाश थी, वह इतने व्यापक फील्ड को कवर नहीं करती थी। परंतु आज मनुष्य हर वस्तु का ट्रेडिंग कर रहा है। दुनिया के लगभग हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसे पोस्ट करने के लिए अधिक समय और अधिक काम की आवश्यकता होती है। और उस हद तक स्टॉक स्पेक्यूलेशन उन लोगों के लिए अधिक कठिन हो गया है जो बुद्धिमानी से काम करते हैं। ऐसे कई हजारों लोग हैं जो स्टॉक को स्पेक्यूलेटिवली से खरीदते और बेचते हैं, लेकिन मुनाफे का अनुमान लगाने वालों की नंबर कम है। जैसा कि जनता हमेशा मार्केट में कुछ हद तक अंदर होती है, यह इस प्रकार है कि हर समय जनता द्वारा नुकसान होता है। स्पेक्यूलेटर के डेडली एनिमी है इग्नोरेंस, ग्रीड, फियर और होप। दुनिया की सभी कानून किताबें और पृथ्वी पर सभी एक्सचेंजों के सभी नियम इन्हें मानव पशु से समाप्त नहीं कर सकते हैं। दुर्घटनाएं जो केयरफुली सोची गई प्लान्स को आसमान छूती हैं, वे भी कोल्ड ब्लडेड वाले इकोनॉमिस्ट या गर्मजोशी से भरे सेल्फलेस लोगों के बॉडीज द्वारा रेगुलेशन से परे हैं। नुकसान का एक अन्य सोर्स बना रहता है और वह है जानबूझकर गलत सूचना, जैसा कि सीधे सुझावों से अलग है।
और क्योंकि यह स्टॉक ट्रेडर के लिए विभिन्न प्रकार के भेस और छलावरण के लिए ठीक है, यह मोर इंसिडियस और खतरनाक है। एवरेज आउटसाइडर आदमी निश्चित रूप से या तो टिप्स पर या रूमर्स पर, स्पोकन या प्रिंटेड, डायरेक्ट या इम्प्लाइड रूप से ट्रेड करता है। ऑर्डिनरी टिप्स के अगेंस्ट आप पहरा नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए, एक लाइफलॉन्ग दोस्त ईमानदारी से आपको यह बताकर अमीर बनाना चाहता है कि उसने क्या किया है, यानी कुछ स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए। उनकी डिजायर अच्छी है। अगर टिप गलत हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? साथ ही प्रोफेशनल या क्रुकेड टिप्सटर के खिलाफ भी जनता लगभग उसी हद तक सुरक्षित है जिस हद तक वह गोल्ड ब्रिक्स या वुड अल्कोहल के खिलाफ है। लेकिन टिपिकल वॉल स्ट्रीट अफवाहों के खिलाफ स्पेक्यूलेटिंग लगाने वाली जनता के पास न तो सुरक्षा है और न ही निवारण। सिक्योरिटीज मैनिपुलेटर्स, पूल और इंडिविजुअल्स में आकार व्यापारी वेरियस डिवाइसेस का सहारा लेते हैं ताकि वे अपने सरप्लस होल्डिंग्स को बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर निपटाने में सहायता कर सकें। न्यूज़पेपर्स और टिकर्स द्वारा बुलिश आइटम का सर्कुलेशन सबसे हानिकारक है। किसी भी दिन फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसियों की स्लिप्स कमाया हुआ करे और यह देखकर आपको सरप्राइज होगा कि वे कितने सेमी ऑफिशियल नेचर के बयान छापते हैं। अथॉरिटी कुछ लीडिंग इनसाइडर या अ प्रोमिनेंट डायरेक्टर या हाई ऑफिशियल या कोई इन अथॉरिटी है जो पॉसिबली जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। पेश है आज की स्लिप्स। मैं बेतरतीब ढंग से एक आइटम चुनता हूँ। इसे सुने। एक प्रमुख बैंकर का कहना है कि अभी मार्केट में गिरावट की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। क्या एक लीडिंग बैंकर ने वास्तव में ऐसा कहा था, और अगर उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा? वह अपना नाम क्यों नहीं छापने देता? क्या वह डरता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो लोग उस पर विश्वास करेंगे? यहाँ एक कंपनी के बारे में एक और बात है जिसका स्टॉक इस सप्ताह एक्टिव रहा है। इस बार स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति प्रोमिनेंट डायरेक्टर है। अब अगर कंपनी के दर्जनों डायरेक्टर्स में से कोई बात कर रहा है तो क्या? यह स्पष्ट है कि गुमनाम रहने से किसी को भी किसी भी नुकसान के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो बयान से हो सकता है। हर जगह स्पेक्यूलेशन के इंटेलिजेंट स्टडी के अलावा स्टॉक के ट्रेडर को वॉल स्ट्रीट में खेल के संबंध में कुछ फैक्ट्स पर विचार करना चाहिए। यह डिटरमाइन करने की कोशिश करने के अलावा कि पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे खोने से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए। यह जानना लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना चाहिए जितना कि यह जानना कि क्या किया जाना चाहिए। इसलिए यह याद रखना अच्छा है कि किसी प्रकार का मैनिपुलेशन इंडिविजुअल स्टॉक में प्रैक्टिकली से सभी एडवांसेस में एंटर करता है, और इस तरह के एडवांसेस को इनसाइडर्स लोगों द्वारा एक ही ऑब्जेक्ट के साथ इंजीनियर किया जाता है, और वह सबसे बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट पर बेचना है। हालांकि एवरेज ब्रोकर्स का कस्टमर खुद को मिसौरी का एक बिजनेसमैन मानता है अगर वह यह बताने पर जोर देता है कि एक निश्चित स्टॉक क्यों बढ़ता है। स्वाभाविक रूप से मैनिपुलेटर्स डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन की गई एडवांस एक्सप्लेन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तेजी की नेचर के किसी भी अनोनिमस स्टेटमेंट्स को छापने की अनुमति नहीं दी गई तो जनता का नुकसान बहुत कम हो जाएगा। मेरा मतलब है कि जनता को स्टॉक खरीदने या रखने के लिए कैलकुलेट की गई बयान अननेम्ड डायरेक्टर्स या इनसाइडर्स के अधिकार पर प्रिंटेड बुलिश आर्टिकल्स का भारी मेजॉरिटी जनता को अनरिलायबल और मिसलीडिंग छाप देता है। इस तरह के बयानों को सेमी ऑफिशियल और इसलिए भरोसेमंद मानने से जनता को हर साल कई मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। उदाहरण के लिए कहें कि एक कंपनी अपने बिजनेस के पर्टिकुलर लाइन में डिप्रेशन के दौर से गुजरी है। स्टॉक इनएक्टिव है। कोटेशन इसके एक्चुअल वैल्यू के सामान्य और पॉसिबली सटीक विश्वास का रिप्रेजेंटेशन करता है। यदि स्टॉक उस लेवल पर बहुत सस्ता होता तो कोई इसे जान लेता।
और इसे खरीद लेता और यह आगे बढ़ जाता। अगर बहुत प्रिय कोई इसे बेचने के लिए पर्याप्त जानता होगा और कीमत गिर जाएगी। जैसा कि कुछ भी नहीं होता है या कोई अन्य इसके बारे में बात नहीं करता है या कुछ भी करता है। कंपनी जिस बिजनेस में लगी हुई है उसकी बारी आती है। इसे जानने वाले पहले कौन है? इनसाइडर्स, लोग या जनता? आप शर्त लगा सकते हैं कि यह जनता नहीं है। आगे क्या होगा? क्यों? यदि सुधार जारी रहता है तो रेवेन्यू में इंक्रीज होगी और कंपनी स्टॉक पर डिविडेंड फिर से शुरू करने की स्थिति में होगी, या यदि डिविडेंड को बंद नहीं किया गया था तो हायर टेट का भुगतान करने के लिए, यानी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट जारी है। क्या मैनेजमेंट उस ग्लैड फैक्ट को पलिक करता है? क्या प्रेसिडेंट स्टॉक होल्डर्स को बताते हैं? क्या एक फिलैंथ्रोपिक डायरेक्टर जनता के उस हिस्से के लाभ के लिए एक साइन स्टेटमेंट लेकर आता है जो न्यूज़पेपर्स में फाइनेंशियल पेज और न्यूज़ एजेंसियों की स्लिप्स को पढ़ता है? क्या गुमनामी की अपनी सामान्य नीति का पालन करने वाला कोई हम्बल इंसाइडर इस आशय के अनसाइन स्टेटमेंट के साथ सामने आता है कि कंपनी का भविष्य सबसे अधिक प्रॉमिसिंग है? इस बार नहीं। न कोई शब्द किसी के द्वारा कहा जाता है और न ही अखबारों या टिकरों से जो कुछ भी छपता है उसका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। वैल्यू मेकिंग की जानकारी को जनता से सावधानी से रखा जाता है, जबकि अब मॉन प्रोमिनेंट इंसाइडर्स में जाते हैं और वे सभी सस्ते स्टॉक खरीदते हैं जिन पर वे अपना हाथ रख सकते हैं। जैसा कि यह अच्छी तरह से इन्फॉर्म लेकिन इनफॉर्मल खरीदारी जारी रहती है, स्टॉक बढ़ जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टर्स यह जानते हुए कि इंसाइडर्स को इंक्रीज का कारण पता होना चाहिए, सवाल पूछते हैं। अनोनिमस इंसाइडर यूनानिमसली से घोषणा करते हैं कि उनके पास देने के लिए कोई खबर नहीं है। वे नहीं जानते कि इंक्रीज के लिए कोई वारंट है। कभी-कभी वे यह भी कहते हैं कि वे विशेष रूप से शेयर मार्केट की इरेगुलरिटीज या स्टॉक स्पेक्यूलेटर्स के एक्शन से चिंतित नहीं हैं। इंक्रीज जारी रहती है और एक खुशी का दिन आता है जब जानने वालों के पास वे सभी स्टॉक होते हैं जो वे चाहते हैं या ले जा सकते हैं। स्ट्रीट तुरंत सभी प्रकार की तेजी की अफवाहें सुनना शुरू कर देता है। टिकर ट्रेडर्स को अच्छे अधिकार पर बताते हैं कि कंपनी ने निश्चित रूप से कोने को बदल दिया है। वही मामूली डायरेक्टर जो अपने नाम का उपयोग नहीं करना चाहता था, जब उसने कहा कि वह स्टॉक में इंक्रीज के लिए कोई वारंट नहीं जानता था, अब निश्चित रूप से यह कहते हुए क्वोटेड किया गया है कि स्टॉक होल्डर्स के पास आउटलुक पर बहुत एनकरेज महसूस करने का हर कारण है। तेजी से समाचार आइटमों के प्रलय से रिक्वेस्ट किया कि जनता स्टॉक खरीदना शुरू कर दे। ये खरीदारी कीमत को और भी अधिक रखने में मदद करती है। नियत समय में समान रूप से अननेम्ड डायरेक्टर्स की भविष्यवाणियां सच होती है और कंपनी डिविडेंड भुगतान फिर से शुरू करती है या दर बढ़ा देता है। जैसा भी मामला हो, इसके साथ ही बुलिश आइटम कई गुना बढ़ जाते हैं। वे न केवल पहले से कहीं मोर नंबर्स में हैं, बल्कि बहुत अधिक उत्साही है। एक लीडिंग डायरेक्टर शर्तों के एक बयान के लिए पॉइंट ब्लैंक पूछा गया, दुनिया को सूचित करता है कि सुधार बनाए रखने से कहीं अधिक है। एक प्रोमिनेंट इंसाइडर बहुत मना करने के बाद इवेंचुअली एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि रेवेन्यू फेनोमिनल से कम नहीं है। एक वेल नोन बैंकर जो कंपनी के साथ बिजनेस तरीके से रिलेटेड है को यह कहने के लिए मजबूर किया जाता है कि बिक्री की मात्रा में एक्सपांशन ट्रेड के इतिहास में फेनोमिनल है। अगर कोई दूसरा आदेश नहीं आया तो कंपनी न जाने कितने महीने स्वर्ग के लिए रात दिन दौड़ती रहेगी। डबल लीडेड वाले मैनिफेस्टो में मेंबर ऑफ द फिनांस कमिटी
स्टॉक के बढ़ने पर जनता के आश्चर्य पर अपना आश्चर्य व्यक्त करता है। चढ़ाई की रेखा में स्टॉक का मॉडरेशन एकमात्र आश्चर्यजनक बात है। कोई भी जो अपकमिंग एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करेगा वह आसानी से यह पता लगा सकता है कि स्टॉक का बुक वैल्यू मार्केट मूल्य से कितना अधिक है। लेकिन किसी भी उदाहरण में कम्युनिकेशन फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम नहीं दिया गया है। जब तक कमाई अच्छी रहती है और इनसाइडर्स कंपनी की प्रॉस्पेरिटी में कमी का कोई संकेत नहीं देखते हैं, तब तक वे कम कीमतों पर खरीदे गए स्टॉक पर बैठते हैं। कीमत कम करने के लिए कुछ भी नहीं है तो वे क्यों बेचें? लेकिन जिस क्षण कंपनी के बिजनेस में गिरावट की बारी आती है, क्या होता है? क्या वे बयानों या चेतावनियों या संकेतों के बेहोशी के साथ सामने आते हैं? बहुत ज्यादा नहीं। ट्रेंड अब नीचे की ओर है। जिस तरह कंपनी के बिजनेस में बेहतरी आने पर उन्होंने बिना शोर शराबे के खरीदारी की, उसी तरह अब वे चुपचाप बेचते हैं। इस पर इनसाइड सेलिंग से शेयर में स्वाभाविक रूप से गिरावट आती है। फिर जनता को परिचित एक्सप्लेनेशंस मिलना शुरू हो जाता है। एक लीड इन इनसाइडर का दावा है कि सब कुछ है ठीक है और गिरावट केवल बेयर द्वारा बिक्री का परिणाम है जो जनरल मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे दिन पर स्टॉक में कुछ समय के लिए गिरावट आने के बाद एक तेज ब्रेक होना चाहिए, तो रीजन और एक्सप्लेनेशन की डिमांड नॉजी हो जाती है। जब तक कोई कुछ नहीं कहता जनता को सबसे ज्यादा डर रहेगा। तो न्यूज स्टिकर्स अब कुछ इस तरह से प्रिंट करते हैं। जब हमने कंपनी के एक चीफ डायरेक्टर से स्टॉक में कमजोरी की एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह जिस एकमात्र कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं वह यह है कि आज की गिरावट एक बियर ड्राइव के कारण हुई थी। अंडरलाइंग कंडीशंस अनचेंज्ड है। कंपनी का बिजनेस वर्तमान से बेहतर कभी नहीं था और संभावनाएं हैं कि जब तक इस बीच पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल कुछ नहीं होता है, तब तक अगली डिविडेंड बैठक में दर में इंक्रीज होगी। मार्केट में बियर पार्टी एग्रेसिव हो गई है और स्टॉक में कमजोरी स्पष्ट रूप से कमजोर स्टॉक को हटाने के इरादे से की गई रेड थी। न्यूज स्टिकर अच्छा माप देने की इच्छा रखने वाले पॉसिबली यह बताने के लिए नहीं जाएंगे कि उन्हें रिलायबली इन्फॉर्म किया गया है कि दिन की गिरावट पर खरीदे गए मोस्ट शेयर इनसाइड इंटरेस्ट द्वारा लिए गए थे और बियर पाएंगे कि वे खुद को एक जाल में बेच दिया है। हिसाब का दिन होगा। तेजी के बयानों पर विश्वास करने और स्टॉक खरीदने के माध्यम से जनता द्वारा उठाए गए नुकसान के अलावा ऐसे नुकसान भी हैं जो बिकवाली से दूर होने के कारण आते हैं। लोगों द्वारा उस स्टॉक को खरीदने के लिए अगली सबसे अच्छी बात है जिसे प्रोमिनेंट इनसाइडर बेचना चाहता है। लोगों को उसी स्टॉक को बेचने से रोकना है जब वह उसका सपोर्ट या अक्यूमुलेशन नहीं करना चाहता है। प्रोमिनेंट डायरेक्टर के बयान को पढ़कर जनता क्या विश्वास करे? औसत बाहरी व्यक्ति क्या सोच सकता है? बेशक स्टॉक को कभी नीचे नहीं जाना चाहिए था। यह बेयर सेलिंग द्वारा मजबूर किया गया था और जैसे ही बेयर बंद हो जाते हैं, इनसाइडर्स लोग एक प्यूनिटिव एडवांस इंजीनियर करेंगे जिसके दौरान शॉर्ट्स को उच्च कीमतों पर कवर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जनता ठीक से इस पर विश्वास करती है क्योंकि यह वास्तव में क्या होगा यदि गिरावट वास्तव में बेयर के हमले के कारण हुई थी। पेंडिंग स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड शॉर्ट इंटरेस्ट के जबरदस्त निचोड़ के सभी खतरों या वादों के बावजूद रैली नहीं करता है। यह नीचे जाता रहता है। यह इसकी मदद नहीं कर सकता। बचाने के लिए अंदर से मार्केट में बहुत अधिक स्टॉक डाला गया है और यह अंदर का स्टॉक जिसे प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स और लीडिंग इनसाइडर्स द्वारा बेचा गया है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच एक फुटबॉल बन जाता है। यह नीचे जाता रहता है। ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई तल नहीं है।
इनसाइडर्स यह जानते हुए कि ट्रेड की स्थिति कंपनी की भविष्य की कमाई पर एडवर्सली अफेक्ट डालेगी, कंपनी के बिजनेस में बेहतरी के लिए अगली बारी तक उस स्टॉक का सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करते। फिर अंदर खरीदारी होगी और अंदर सन्नाटा। मैंने अपने हिस्से का ट्रेडिंग किया है और कई सालों तक शेयर मार्केट में काफी अच्छी तरह से पोस्ट किया है, और मैं कह सकता हूं कि मुझे एक उदाहरण याद नहीं है जब एक बेयर के हमले के कारण स्टॉक में बड़े पैमाने पर गिरावट आई हो। जिसे बियर रेडिंग कहा जाता था, वह रील कंडीशंस के सटीक ज्ञान के आधार पर बेचने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आंतरिक सेलिंग पर या गैर खरीदारी पर स्टॉक में गिरावट आई। हर कोई बेचने में जल्दबाजी करेगा, और जब हर कोई बेचता है और कोई भी खरीदता नहीं है तो भुगतान करने के लिए डिकेंस होता है। जनता को यह एक बात परसेवरेंस से समझ लेनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन का रील रीजन कभी भी सहन नहीं करना है। जब कोई स्टॉक नीचे जाता रहता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या तो इसके लिए मार्केट के साथ या कंपनी के साथ। यदि गिरावट अनजस्टिफाइड थी तो स्टॉक जल्द ही अपने रील वैल्यू से नीचे बिक जाएगा और इससे खरीदारी में गिरावट आएगी। फैक्ट की बात के रूप में, एक बेयर केवल तभी बड़ा पैसा कमा सकता है जब वह स्टॉक बहुत अधिक हो, और आप इस सर्टेनिटी पर अपना फाइनल परसेंटेज बेट पर लगा सकते हैं कि इनसाइडर्स लोग इस फैक्ट को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। बेशक क्लासिक एग्जाम्पल न्यू हेवन है। जो कुछ उस समय बहुत कम लोग जानते थे उसे आज हर कोई जानता है। स्टॉक 1902 में 255 पर बिका और यह न्यू इंग्लैंड का प्रीमियर रेल इन्वेस्टमेंट था। देश के उस हिस्से में एक आदमी ने अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी और कम्युनिटी में अपनी पकड़ से माप लिया। अगर किसी ने कहा होता कि कंपनी दिवालिया होने की राह पर है तो उसे यह कहने के लिए जेल नहीं भेजा जाता। वे उसे दूसरे पागलों के साथ किसी पागलखाने में ताली बजाते। लेकिन जब श्री मॉर्गन द्वारा एक नए और एग्रेसिव प्रेसिडेंट को अपॉइंटेड किया गया और पराजय शुरू हुई, तो पहले से ही यह स्पष्ट नहीं था कि नई पॉलिसीज उस जगह पर उतरेंगी जहां उन्होंने किया था। लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी बढ़ी हुई कीमतों पर कंसोलिडेटेड रोड में काठी बनने लगी, कुछ क्लियर विजन वाले सुपरवाइजर्स ने मेलन पॉलिसीज के ज्ञान पर संदेह करना शुरू कर दिया। एक ट्रॉली सिस्टम को 2 मिलियन में खरीदा गया और $10,000,000 में न्यू हेवन को बेच दिया गया। इसी दौरान एक या दो लापरवाह लोगों ने यह कहकर कि मैनेजमेंट लापरवाही से काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम किया। यह संकेत देना कि न्यू हेवन भी इस तरह की फिजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिब्राल्टर की ताकत को चुनौती देने जैसा था। बेशक सबसे पहले ब्रेकरों को आगे देखने वाले इनसाइडर्स थे। वे कंपनी की वास्तविक स्थिति से अवेयर हो गए और उन्होंने स्टॉक की होल्डिंग कम कर दी। उनकी बिक्री के साथ साथ उनके गैर सपोर्ट पर न्यू इंग्लैंड के गिल्टेज रेलरोड स्टॉक की कीमत बढ़ने लगी। क्वेश्चन पूछे गए और हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन मांगे गए, और यूवल एक्सप्लेनेशन तुरंत फोर्थकमिंग थे। प्रोमिनेंट इनसाइडर्स ने घोषणा की कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं था जिसके बारे में वे जानते थे, और यह गिरावट बेयर की बेतहाशा सेलिंग के कारण थी। इसलिए न्यू इंग्लैंड के इन्वेस्टर्स ने न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी रखी। उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इनसाइडर्स ने यह नहीं कहा कि कुछ भी गलत नहीं था और बेयर बेचने का रोना रो रहा था? क्या डिविडेंड्स की घोषणा और भुगतान जारी नहीं रहा? इस बीच मंदड़ियों का वादा किया गया निचोड़ नहीं आया, लेकिन नए लो रिकॉर्ड आए। इनसाइडर सेलिंग अधिक जरूरी और कम डिस्गाइज्ड हो गई। फिर भी बोस्टन में पब्लिक रूप से उत्साही पुरुषों को स्टॉक नौकरी करने वालों के रूप में निंदा की गई, और स्टॉक की निराशाजनक गिरावट के लिए जेन्युइन एक्सप्लेनेशन की डिमांड करने के लिए निंदा की गई,
जिसका मतलब था कि न्यू इंग्लैंड में हर किसी को भारी नुकसान हुआ जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट और एक स्थिर डिविडेंड पेयर चाहते थे। $255 से $12 प्रति शेयर का वह ऐतिहासिक ब्रेक कभी भी बियर का कारण नहीं था और न ही कभी हो सकता था। इसे शुरू नहीं किया गया था और बियर के ऑपरेशन से इसे बनाए नहीं रखा गया था। इनसाइडर लोगों ने साथ-साथ और हमेशा ऊंचे दामों पर सेलिंग की। अगर उन्होंने सच कहा होता या सच बोलने दिया होता तो वे क्या कर सकते थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कीमत 250 या 200 या 150 या 100 या 50 या 25 थी, यह अभी भी उस स्टॉक के लिए बहुत अधिक था। और इनसाइडर लोग इसे जानते थे और जनता नहीं। जनता लाभकारी रूप से उन नुकसानों पर विचार कर सकती है जिसके तहत वह काम करती है जब वह किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने और बेचने की कोशिश करती है, जिसके मामलों के बारे में केवल कुछ ही लोग पूरी सच्चाई जानने की स्थिति में होते हैं। जिन शेयरों में पिछले 20 सालों में सबसे खराब गिरावट आई है, उनमें बियर की रेड में गिरावट नहीं आई। लेकिन एक्सप्लेनेशन के उस रूप की आसान एक्सेप्टेंस जनता द्वारा लाखों डॉलर के नुकसान के लिए जिम्मेदार रही है। इसने उन लोगों को बेचने से रोक दिया है जो अपने स्टॉक के काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते थे और यदि वे बियर के हमले को रोकने के बाद कीमत के वापस जाने की उम्मीद नहीं करते तो वे नष्ट हो जाते। मैं पुराने दिनों में कीन को दोष देते सुनता था। उनसे पहले वे चार्ली वोरिशोफर या एडिसन कैम्मैक पर आरोप लगाते थे। बाद में मैं स्टॉक बहाना बन गया। मुझे इंटरवेल ऑयल का मामला याद आता है। इसमें एक पूल था जिसने स्टॉक को ऊपर रखा और कुछ खरीदारों को एडवांस पर मिला। मैनिपुलेटर्स ने कीमत 50 तक बढ़ा दी। वहां पूल बिक गया और एक क्विक ब्रेक था। एक्सप्लेनेशन की यूवल डिमांड का पालन किया। इंटरवल इतना कमजोर क्यों था? उत्तर को महत्वपूर्ण समाचार बनाने के लिए बहुत से लोगों ने यह क्वेश्चन पूछा। फाइनेंशियल न्यूज में से एक टिकर ने ब्रोकर को फोन किया जो इंटरवेल ऑयल के एडवांस के बारे में सबसे अधिक जानते थे और उन्हें गिरावट के समान ही अच्छी तरह से पोस्ट किया जाना चाहिए। बुल पूल के सदस्यों, इन ब्रोकर ने क्या कहा जब समाचार एजेंसी ने उनसे ऐसा कारण पूछा जिसे प्रिंटेड किया जा सकता था और देश भर में ब्रॉडकास्ट किया जा सकता था? क्यों? वह लैरी लिविंगस्टन मार्केट पर रेड मार रहा था और वह काफी नहीं था। उन्होंने कहा कि वे उसे गेट करने जा रहे थे। लेकिन बेशक इंटरवेल पूल की बिक्री जारी रही। स्टॉक केवल $12 प्रति शेयर के बारे में खड़ा था और वे इसे 10 या उससे कम पर बेच सकते थे और उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस अभी भी कॉस्ट से ऊपर होगी। इनसाइडर्स लोगों के लिए गिरावट पर बेचना बुद्धिमानी और उचित था, लेकिन बाहरी लोगों के लिए जिन्होंने 35 या 40 रुपए दिए थे, यह अलग बात थी। बाहर के लोगों ने वहां जो टिकर छपे थे उसे पढ़कर लैरी लिविंगस्टन का इंतजार करने लगे कि पूल के अंदर गुस्से से भरे लोगों के हाथों क्या आ रहा है। एक बुल मार्केट में और विशेष रूप से बूम में जनता सबसे पहले पैसा कमाती है जिसे बाद में वह बुल मार्केट से अधिक समय तक रहने से खो देता है। बियर रेड्स की यह बात उन्हें ओवरस्टे करने में मदद करती है। जनता को उन एक्सप्लेनेशन से सावधान रहना चाहिए जो केवल यह बताते हैं कि अननेम्ड इनसाइडर्स लोग क्या विश्वास करना चाहते हैं।